रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। संवेग हम लोगों ने पढ़ा है, ये रेखीय संवेग क्या हो गया है, तो संवेग को ही रेखीय संवेग कहा जाता है। संवेग की परिभाषा हम जानते हैं, वेक्टर p इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर v। द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। परिमाणात्मक रूप में यदि हम दिशा नहीं दर्शाएं तब क्या होगा, p इज इक्वल टू एम इंटू वी हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यदि परिमाणात्मक रूप में लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर के रूप में नहीं लिखते हैं, तो उसको रेखीय संवेग कह दिया जाता है। ठीक है, संवेग और रेखीय संवेग एक ही है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो उसका संवेग जो है संरक्षित रहता है, बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई बल नहीं लगा रहे हैं, बल का मान, बल नहीं लगा रहे हैं तो वेग में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो संवेग में परिवर्तन होगा क्या, तो संवेग में परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है। तो बल नहीं हो लगा रहे हैं तो ना, तो बल लगाते हैं तभी वेग में परिवर्तन होता है। अभी तक पढ़े हैं हम लोग, यही समझ में आया है कि बल लगाएंगे तभी क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। अब बल ही नहीं लगा रहे हैं तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग, देखो संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणित वेग। वेग में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि संवेग क्या रहेगा जी, नियत रहेगा। संवेग में परिवर्तन नहीं है तो मतलब कांस्टेंट है, वो नियत है। इसी को आप प्रूफ कर रहे हैं हमको। ठीक है ना। तो पहले एक कण के लिए लेके चलते हैं। ठीक है ना। कोई निकाय है, सिस्टम है, उसमें केवल एक कण है। ठीक है। तो माना कि किसी कण पर बल वेक्टर F लगाया जाता है जिससे समयांतराल डेल टी में उसके संवेग में परिवर्तन डेल पी हो जाता है। ठीक है। बल लगाए तो सूक्ष्म समयांतराल डेल टी में उसके संवेग में परिवर्तन हो गया। बल लगाए मतलब क्या होगा जी, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन से हम कह दिए कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। अतः न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है। तो डेल पी अपॉन डेल टी। परंतु संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो बाह्य बल को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो जीरो हो गया बाह्य बल की जगह, बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। ये इधर पक्षांतर होकर जीरो हो गया तो डेल पी बराबर क्या आ गया जी, जीरो। मतलब संवेग में परिवर्तन, ये डेल मतलब परिवर्तन को प्रदर्शित करता है ना, तो संवेग में परिवर्तन जीरो हो गया, परिवर्तन शून्य है, मतलब नियत है, बोल सकते हैं। तो यहाँ डेल हटा दिए और हमने कहा कि संवेग क्या है, एक नियतांक है, नियत है। ठीक है ना। परिवर्तन नहीं हो रहा है बोल रहे हैं तो नियत है बोलेंगे ना। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ p बराबर लिया एक नियतांक। ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम में कोई लड़की जो है हमेशा फर्स्ट आती है। ठीक है ना। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहली में भी वही फर्स्ट आई, दूसरी में भी, तीसरी में भी, लगातार 12वीं पढ़ते तक वो फर्स्ट आ रही है। तो उसके मान में परिवर्तन हो रहा है क्या, तो उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नियत बना हुआ है, फर्स्ट 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 नियत है, उसका मान नियत है। ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण का रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। संवेग नियत आ गया, बस बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। दो कण निकाय के लिए, ठीक है ना, तो पहले निकाय क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो निकाय किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो निकाय एक सिस्टम किसे कहते हैं, इसमें कणों का समुदाय होता है। ठीक है, क्या होता है, कणों का समुदाय होता है, कणों का समूह होता है, जिसमें प्रत्येक कण दूसरे कण पर क्या लगाता है, बल लगाता है। अपने आप को छोड़कर सभी पर बल लगा सकता है वो। ठीक है ना। तो
कणों का ऐसा समुदाय जिसमें प्रत्येक कण अन्य कणों पर बल लगा सकता है, ठीक है, और उस बल को क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं। और इस क्रिया को जब कण एक दूसरे पर बल लगाते हैं उसे कहते हैं अनोन्य क्रिया। क्या कहते हैं? अनोन्य क्रिया। ठीक है, फिर से समझते हैं। निकाय क्या है? कणों का समुदाय है जिसमें प्रत्येक कण अन्य कणों पर बल लगा सकता है अपने आप को छोड़कर, ठीक है ना। और इस बल को क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं। और ये जो पूरा क्रिया होगा इसके अंतर्गत उसे कहते हैं अनोन्य क्रिया। क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया। अन्य पर बल लगा रहे हैं ना, इसलिए कह दिया अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना। तो दो कण निकाय के लिए, पहले एक कण के लिए देखे, अब दो कण के लिए देखे। माना कि कोई निकाय है जिसमें कितना कण है? दो कण। तो भाई एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं, ठीक है, दो कणों से मिलकर बना है। अनोन्य क्रिया के कारण पहला कण दूसरे कण पर बल, ये पहला कण है, ये दूसरा कण है, तो पहला कण जो है दूसरे कण पर बल लगाया, वेक्टर F21, ठीक है। पहला जो है दूसरे पर बल लगाया तो मैंने कह दिया F21, तथा दूसरा कण पहले कण पर बल F12 लगाता है, ठीक है। कितना लगाता है? दूसरा कण पहले कण पर वेक्टर F12 बल लगाता है, जिसके कारण पहले कण के संवेग में परिवर्तन, ठीक है, बल लगाए मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन से संवेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो वेक्टर P डेल वेक्टर P1 तथा दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन डेल P2 है, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम से बल का मान निकाल लेते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर, वेक्टर F12 का मान निकालते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। यहाँ P1 है क्योंकि पहले कण द्वारा बल लग रहा है, ये दूसरे कण के लिए है, दूसरे कण द्वारा लगाया गया बल है, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, ठीक है ना, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से दोनों बल क्या होंगे जी? बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है ना। कैसे? इसने इस पर बल लगाया, पहले कण ने दूसरे कण पर, तो दूसरा कण भी इस पर क्या लगाएगा? प्रतिक्रिया बल लगाएगा और विपरीत दिशा में लगाएगा, ठीक है ना, और बराबर बल लगाएगा। मान लो पहला कण दूसरे कण पर 5 न्यूटन बल इस दिशा में लगा रहा है, तो दूसरा कण पहले कण पर 5 न्यूटन बल बराबर लगाएगा परंतु दिशा विपरीत रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12, विपरीत बल है इसलिए माइनस आ गया, इधर पक्षांतर कीजिए तो प्लस में हो गया, ठीक है। मान रख दीजिए F21 और F12 का, तो मान रख दिए भाई। अब यहाँ दोनों में से टी लघुत्तम ले लीजिए और डेल कॉमन निकल जाएगा क्या, ठीक है। तो डेल टी इधर आके पक्षांतर होके शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास संवेग में परिवर्तन की दर और दोनों का योग क्या आ गया? 0 आ गया। संवेग में परिवर्तन 0 है मतलब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब संवेग क्या है जी? नियत बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, नियत है। तो मैंने संवेग को क्या लिख लिया? नियत। परिवर्तन का साइन हटा देना ना, तो संवेग क्या हो गया? नियत हो गया। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। पहले एक कण के लिए प्रूफ किया, अब दो कण के लिए भी नियत आ गया। अब क्या करते हैं? n कणों से मिलकर निकाय बनाते हैं, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें बहुत सारे कण हैं, तो कितने कण हैं ले लिए? n कण हैं, ठीक है ना। तो कणों का संवेग क्रमशः क्या होगा? P1 P2 एंड सो ऑन Pn हो। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से बाह्य बल की अनुपस्थिति में बल नहीं लगना चाहिए ना, ये ध्यान रखेंगे। तब P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन Pn बराबर क्या होगा? नियतांक हो गया, ठीक है। इसके अनुसार से इसको लिख लिए कि प्लस में आते जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है कि संवेग नियत रहेगा, ठीक है ना। तात्पर्य समझते हैं अब। माना कणों के विलगित निकाय, आइसोलेटेड, विलगित मतलब समझते हैं ना देखो अभी कोरोना होता है तो क्या बोलते हैं? आइसोलेशन में चले जाओ, मतलब बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, बाह्य वातावरण से, ठीक है, एक कमरे में बंद रहना है, वैसा ही है, ठीक है ना। इसमें भी विलगित मतलब आइसोलेटेड, ऐसा निकाय जिसको बाह्य वातावरण से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो
जो भी क्रियाएं होंगी कणों में अंदर ही होंगी, ठीक है, बाह्य वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माना कणों के विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में कणों के संवेग क्रमशः वेक्टर p1 और वेक्टर p2 है, ठीक है, दो कण के लिए ले रहे हैं, और अन्योन्य क्रिया के कारण उनके संवेग वेक्टर p1 और p2 हो जाते हैं। अन्योन्य क्रिया मतलब समझते हैं क्या हो रहा है, ये कण एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने से क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, बल लगाते हैं तो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो पहले p1 p2 था, अब कितना हो गया, p1 और p2 हो गया, ठीक है। तब संवेग संरक्षण के नियमानुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या होगा, देखते हैं। वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 बराबर हो गया वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2। मतलब प्रारंभ में जितना संवेग था अंत में भी उतना ही संवेग है। मान लो संवेग का मान आया है यहाँ पर 6 किलोग्राम, संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कितना है, दोनों को जोड़ने से मान लो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है ना। अन्योन्य क्रिया हुआ, एक दूसरे पर बल लगाए, तो अभी भी संवेग क्या बना रहेगा, नियत बोल रहे हैं ना, तो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही बना रहेगा, ठीक है ना। इसका तात्पर्य ये है कि पहले जितना संवेग था अंतिम में भी उतना ही संवेग होगा, ठीक है ना। तात्पर्य समझ में आया सभी को। तो ये तो संवेग के पदों में हो गया। द्रव्यमान और वेग के पदों में यदि देखें तो यदि m1 व m2 द्रव्यमान के संवेग बराबर क्या होता है जी, द्रव्यमान गुणित वेग। तो m1 m2 द्रव्यमान के दो कणों के वेग u1 व u2 तथा अन्योन्य क्रिया के बाद v1 व v2 हो जाते हैं। प्रारंभ में वेग क्या है, u1 v1, अब अन्योन्य क्रिया हुआ, एक दूसरे पर बल लगाए तो वेग में परिवर्तन हो गया जी, तो v1 और v2 हो गया। तो प्रारंभ में संवेग द्रव्यमान गुणित वेग प्लस द्रव्यमान गुणित वेग संवेग हो गया p1 प्लस p2, ठीक है। अब अंतिम में संवेग, तो द्रव्यमान तो एज इट इज है, वेग में बस परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर होगा अंतिम संवेग के। तो अतः यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न कार्य करे तो प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है या नियत बना रहता है, या कह सकते हैं कि संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब नियत रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। इसका हम अनुप्रयोग देखते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं हम संवेग संरक्षण का। तो इसमें पहला उदाहरण है, जब राइफल से गोली चलती है, देखे हैं सभी, तो यदि गोली चलाते हैं हम तो क्या होता है, हमको कंधा पीछे की ओर आ जाता है, धक्का लगता है। तो क्यों लगता है, तो राइफल चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसके कारण होता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बराबर। जितना जो है बल आगे की ओर लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल वो पीछे की ओर लगाता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं जितनी क्रिया होती है उतनी ही बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। ये तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से हो गया। परंतु इसमें संवेग संरक्षण कहाँ से आ गया, देखते हैं। राइफल और गोली दोनों मिलकर एक निकाय बना लिए, ठीक है, एक सिस्टम बनाए। कैसे सिस्टम, जरूरी नहीं है कि कण हो, कण की जगह यहाँ क्या है, बंदूक और गोली है, गोली, ये दोनों मिलकर एक निकाय बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। गोली दागने के पहले दोनों विरामावस्था में होते हैं। भाई ये बंदूक विरामावस्था में ही रहेगा ना, पहले उठाएंगे हाथ में लेंगे तो क्या है, कोई गतिशील रहता है बंदूक या गोली, नहीं। तो दोनों का वेग क्या हो गया जी, शून्य हो गया। वेग शून्य है तो संवेग क्या होगा, वो भी शून्य हो गया, ठीक है ना। जब प्रारंभ में बंदूक को उठाते हैं चलाने के लिए तो वो गतिशील रहते हैं क्या, नहीं। गोली भी गतिशील रहता है क्या, नहीं। तो दोनों का वेग 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि संवेग क्या हो गया, शून्य होता है, ठीक है ना। माना राइफल का द्रव्यमान कैपिटल M है,
ठीक है, जो बंदूक है उसका द्रव्यमान कैपिटल M है तथा गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। जो बड़ी चीज़ है उसको कैपिटल में ले लिए, गोली राइफल बड़ा रहता है ना, ठीक है, तथा गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। गोली दागने पर राइफल कैपिटल V वेग से, ठीक है, गोली दागने पर राइफल जो है कैपिटल V वेग से पीछे आ रहा है और गोली जो है स्मॉल v वेग से सामने की ओर जा रहा है, ठीक है। ये v वेग से राइफल इधर आ रहा है पीछे की ओर और स्मॉल v वेग से जो है गोली आगे जा रही है, ये गोली आगे जा रही है और राइफल क्या होता है, पीछे की ओर आता है, ठीक है। अतः गोली दागने के बाद इस निकाय का संवेग, प्रारंभिक संवेग क्या है, 0 है, कोई गतिशील नहीं है। अब गति करने लगे दोनों, वेग आ गया, चलाएंगे तो वेग आएगा कि नहीं, तो अतः गोली दागने के बाद इस निकाय का संवेग, संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग और दोनों के संवेग का योग होगा, यही पढ़े हैं, P1 प्लस P2 होगा कि नहीं, तो M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v, ठीक है। परंतु संवेग संरक्षण के नियम से जो प्रारंभिक संवेग है वो अंतिम संवेग के क्या होगा जी, बराबर होगा। प्रारंभिक संवेग 0 है, अंतिम संवेग इतना है mv प्लस mv, ठीक है। कैपिटल V का मान निकालिए कि राइफल कितने वेग से पीछे आएगी, तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस mv आएगा और स्मॉल m को नीचे डिवाइड में ला दीजिए, तो कैपिटल V का मान आ गया माइनस m स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो वेग का मान आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है। ऋण चिन्ह क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है या इस बात को दर्शा रहा है कि यदि ये वेग, गोली इस वेग से आगे की ओर जा रही है तो ये जो वेग निकालेंगे राइफल का वेग वो विपरीत दिशा में होगा, तो इसलिए गोली जब आगे चलती है तो राइफल क्या है, पीछे की ओर गति करता है, ठीक है ना। इस प्रकार राइफल चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। यहाँ वेग का मान ऋणात्मक है, ये भी इस बात का सूचक है भाई, एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक। ये पहला अनुप्रयोग देखे, अब दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, रॉकेट नोदन का सिद्धांत, ठीक है।